वारिस, सुरजीत के घर कौन थी वो औरत? सुरजीत के घर में अनजान औरत को देख नरेंद्र चौंक गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वह कुदेसन है। रह रहकर उसे अपने घर में रह रही उस औरत का ख्याल आने लगा। कहीं वह भी कुदेसन तो नहीं। होश संभालने के साथ ही नरेंद्र उस औरत को अपने घर में देखता आ रहा था। वह कौन थी उसे नहीं पता था। डाल देती थी। कई बार तो लोगों का जूठन भी उसके सामने डालने में बलवंत परहेज नहीं करती थी, लेकिन जैसा भी जो भी मिलता था वह औरत चुपचाप खा लेती थी। होश संभालने के बाद नरेंद्र ने घर में रह रही उस औरत को लेकर एक और भी अजीब चीज महसूस की थी। वह हमेशा नरेंद्र की तरफ दुलार और हसरत भरी नजरों से देखती थी। वह उसे छूना और सहलाना चाहती थी, पर घर के किसी सदस्य के होने पर उस औरत की नरेंद्र के करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब कभी नरेंद्र उसके सामने अकेले पड़ जाता और आसपास कोई दूसरा नहीं होता, तो वह उसको सीने से लगा लेती और पागलों की तरह चूमती। ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक ऐसा दर्द भी होता था जिसको शब्दों में जाहिर करना मुश्किल था। कुदेसन शब्द को नरेंद्र ने पहली बार तब सुना था जब उसकी उम्र 14-15 साल की थी। गांव के कुछ दूसरे लड़कों के साथ नरेंद्र जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था वह गांव से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नरेंद्र के साथ गांव के 7 से 8 लड़कों का समूह एक साथ स्कूल के लिए जाता था और रास्ते में अगर कोई झगड़ा न हुआ तो एक साथ ही वे स्कूल से वापस भी आते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले सारे लड़के गांव की चौपाल पर जमा होते थे। एक साथ मस्ती करते हुए स्कूल जाने में रास्ते की दूरी का पता ही नहीं चलता था, और जब कभी समूह का कोई लड़का वक्त पर चौपाल नहीं पहुंचता था तो उसकी खोज खबर लेने के लिए किसी लड़के को उसके घर दौड़ाया जाता था। हमारे साथ स्कूल जाने वाले लड़कों में एक सुरजीत भी था जिसके साथ नरेंद्र की खूब पटती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। नरेंद्र कई बार सुरजीत के घर भी जा चुका था। एक दिन जब स्कूल जाते समय सुरजीत गांव की चौपाल पर नहीं पहुंचा तो उसकी खोज खबर लेने के लिए नरेंद्र उसके घर पहुंच गया। पहले तो घर में दाखिल होकर नरेंद्र ने देखा कि सुरजीत को बुखार है। वह वापस मुड़ा तो उसकी नजर सुरजीत के घर में एक औरत पर पड़ी जो उसके लिए अनजान थी। वह जवान औरत गांव में रहने वाली औरतों से एकदम अलग थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके अपने घर में रह रही औरत उसे नजर आती थी। चूंकि नरेंद्र को स्कूल जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने इस बारे में सुरजीत से कोई बात नहीं की। दिन बाद सुरजीत स्कूल जाने वाले लड़कों में फिर से शामिल हो गया, तो छुट्टी के बाद गांव वापस लौटते हुए नरेंद्र ने उससे उस अजनबी औरत के बारे में पूछा था। इस पर सुरजीत ने कहा, बापू ने कुदेसन रख ली है। कुदेसन वह क्या होती है? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन कुदेसन के कारण मां और बापू में रोज झगड़ा होने लगा है। मां कुदेसन को घर में 1 मिनट भी रखने को तैयार नहीं, लेकिन बापू कहता है कि भले ही लाशें बिछ जाएं, कुदेसन यहीं रहेगी। सुरजीत ने बताया। मगर तेरा बापू इस कुदेसन को लाया कहां से है? क्या पता, तुमको तो मालूम ही है कि मेरा बापू ड्राइवर है। कंपनी का ट्रक लेकर दूर दूर के शहरों तक जाता है। कहीं से खरीद लाया होगा, सुरजीत ने कहा। सुरजीत की इस बात से नरेंद्र को और ज्यादा हैरानी हुई थी। उसने जानवरों की खरीद फरोख्त की बात तो सुनी थी, मगर इंसानों को भी खरीदा या बेचा जा सकता है, यह बात वह पहली बार सुरजीत के मुख से सुन रहा था। कुदेसन शब्द एक सवाल बनकर नरेंद्र के जहन में लगातार चक्कर काटने लगा था। उसको इतना तो एहसास था कि कुदेसन शब्द में कुछ बुरा और गलत था, किंतु वह बुरा और गलत क्या था यह उसको नहीं पता था। कुदेसन शब्द को लेकर घर में किसी से कोई सवाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बाहर किससे पूछे ये नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। असमंजस की उस स्थिति में अचानक ही नरेंद्र के दिमाग में अमली चाचा का नाम कौंधा था। अमली चाचा का असली नाम गुरुबख्श था। अफीम के नशे का आदी अमली होने के कारण ही गुरुबख्श का नाम अमली चाचा पड़ गया था। गांव के बच्चे तो बच्चे जवान और बड़े बूढ़े तक गुरुबख्श को अमली चाचा कहकर बुलाते थे। दूसरे शब्दों में गुरुबख्श सारे गांव का चाचा था। गांव की चौपाल के पास ही अमली चाचा पीपल के नीचे जूतों को गांठने की दुकानदारी सजाकर बैठता था। वह अकेला था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी।
एक एक करके उसके अपने सारे मर गए थे। आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं था अमली चाचा के। गांव के हर शख्स से अमली चाचा का मजाक चलता था, बड़े तो बड़े। नरेंद्र की उम्र के लड़कों के साथ भी उसका हंसी मजाक चलता था। आते जाते लड़के अमली चाचा से छेड़खानी करते थे और वह इसका बुरा नहीं मानता था। हां, कभी कभी छेड़खानी करने वाले लड़कों को भद्दी भद्दी गालियां जरूर दे देता था। शरारती लड़के तो अमली चाचा की गालियां सुनने के लिए ही उसको छेड़ते थे। नरेंद्र ने जब से होश संभाला था, उसका भी अमली चाचा से वास्ता पड़ता रहा था। जब भी उसके पांव की चप्पल कहीं से टूटती थी तो उसकी मरम्मत अमली चाचा ही करता था। चप्पल की मरम्मत और पॉलिश करके एकदम उसको नया जैसा बना देता था। अमली चाचा काम करते हुए बातें करने की अमली चाचा की आदत थी। बातों की झोंक में कई बार बड़ी काम की बातें भी कह जाता था। अमली चाचा कुदेसन के बारे में अमली चाचा से वह पूछेगा, ऐसा मन बनाया था नरेंद्र ने। एक दिन जब स्कूल से वापस आकर सब लड़के अपने अपने घर की तरफ रुक कर गए तो नरेंद्र घर जाने के बजाय चौपाल के करीब पीपल के नीचे जूतों की मरम्मत में जुटे अमली चाचा के पास पहुंच गया। नरेंद्र को देख अमली चाचा ने कहा, क्यों रे, फिर टूट गई तेरी चप्पल? तेरी चप्पल में अब जान नहीं रही। अपने कंजूस बाप से कह अब नई ले दे। जब सारे गांव में सुरजीत के घर आई कुदेसन की चर्चा थी तो नरेंद्र का घर इस चर्चा से अछूता कैसे रह सकता था। नरेंद्र ने भी मां और सिमरन बुआ को इसकी चर्चा करते सुना था, लेकिन काफी दबी और संतुलित जबान में इस चर्चा को सुनकर नरेंद्र को लगा था कि उसके मां से कुछ पूछने का वक्त आ गया है। एक दिन जब नरेंद्र स्कूल से वापस घर लौटा तो मां अपने कमरे में अकेली थी। सिमरन बुआ किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी और बापू खेतों में था। नरेंद्र ने अपना स्कूल का बस्ता एक तरफ रखा और मां से बोला, एक बात बतला मां, गाय भैंस बांधने वाली जगह के पास बनी कोठरी में जो औरत रहती है वह कौन है? नरेंद्र के इस सवाल पर उसकी मां बुरी तरह से चौंक गई और पल भर में ही मां का चेहरा आशंकाओं के बादलों में घिरा नजर आने लगा। तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नरेंद्र को बांह से पकड़ झंझोड़ते हुए मां ने पूछा। सुरजीत के घर में उसका बापू एक कुदेसन ले आया है। लोग कहते हैं हमारे घर में रहने वाली यह औरत भी एक कुदेसन है। क्या लोग ठीक कहते हैं? मां नरेंद्र का यह सवाल पूछना था कि एकाएक आवेश में मां ने उसके गाल पर छांटा जड़ दिया और उसको अपने से परे धकेलती हुई बोली, तेरे इन बेकार के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे भी तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या लोगों से ऐसी वैसी बातें सुनने तेरी ऐसी बातों में पड़ने की उम्र नहीं। इसलिए खबरदार, जो दोबारा इस तरह की बातें कभी घर में की तो मैं तेरे बापू से तेरी शिकायत कर दूंगी। नरेंद्र को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, मगर अपने सवाल पर मां का इस प्रकार आपे से बाहर होना भी उसकी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था कि उसके सवाल से मां किसी कारण डर गई और यह डर मां की आंखों में उसे साफ नजर आता था। नरेंद्र के मां से पूछे इस सवाल ने घर के शांत वातावरण में एक ज्वार भाटा ला दिया। मां और बापू के परस्पर व्यवहार में तल्खी बढ़ गई थी और सिमरन बुआ तल्ख होते मां और बापू के रिश्ते में बीच बचाव की कोशिश करती थी। मां और बापू के रिश्ते में बढ़ती तल्खी की वजह कोने में बनी कोठरी में रहने वाली वह औरत ही थी जिसके बारे में अमली चाचा का कहना था कि वह एक कुदेसन है। मां अब उस औरत को घर से निकालना चाहती है। नरेंद्र ने मां को इस बारे में बापू से कहते भी सुना। नरेंद्र को ऐसा लगा कि मां को कोई डर सताने लगा है। बापू मां के कहने पर उस औरत को घर से निकालने को तैयार नहीं है। नरेंद्र ने बापू को मां से कहते सुना था, इतनी निर्मम और स्वार्थी मत बनो। इंसानियत भी कोई चीज होती है। वह लाचार और बेसहारा है। कहां जाएगी? कहीं भी जाए, मगर मैं अब उसको इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती हूं। नरेंद्र भी इसके बारे में सवाल पूछने लगा है। उसके सवालों से मुझको डर लगने लगा है। कहीं उसको असलियत मालूम हो गई तो क्या होगा? मां की बेचैन आवाज में साफ कोई डर था। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेकार में किसी वहम का शिकार हो गई हो। हमें इतना कठोर और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसको घर से निकालने से पहले जरा सोचो कि इसने हमें क्या दिया और बदले में हमसे क्या लिया। सिर छिपाने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी।
क्या इतने में भी हमें यह महंगी लगने लगी है? जरा कल्पना करो, इस घर को एक वारिस नहीं मिलता तो क्या होता? एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तुमको डर है उस औलाद के छिनने का जिसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। जरा इस औरत के बारे में सोचो जो अपनी कोख से जन्म देने वाली औलाद को भी अपने सीने से लगाने को तरसती रही। जन्म देते ही उसके बच्चे को इसलिए उससे जुदा कर दिया गया ताकि लोगों को यह लगे कि उसकी मां तुम हो, तुमने ही उसको जन्म दिया है। इस बेचारी ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी है। तुम्हारे डर से यह कभी अपने बच्चे को भी जी भर के देख तक नहीं सकी। इस घर में वह तुम्हारी रजामंदी से ही आई थी। हम दोनों का स्वार्थ था इसको लाने में। मुंह को अपने बाप की जमीन जायदाद में से अपना हिस्सा लेने के लिए एक वारिस चाहिए था और तुमको एक बच्चा। इसने हम दोनों की ही इच्छा पूरी की। इस घर की चार दीवारी में क्या हुआ था ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। बच्चे को जन्म इसने दिया, मगर लोगों ने समझा तुम मां बनी हो। कितना नाटक करना पड़ा था एक झूठ को सच बनाने के लिए। जो औरत केवल 2 वक्त की रोटी और एक छत के लालच में अपने सारे रिश्तों को छोड़ मेरा दामन थाम इस अनजान जगह पर चली आई, जिसको हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, पर उसने न कभी कोई शिकायत की और न ही कुछ मांगा। ऐसी बेजबान, बेसहारा और मजबूर को घर से निकालने का अपराध न तो मैं कर सकता हूं और न ही चाहूंगा कि तुम करो। किसी की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। नरेंद्र को लगा था कि बापू के समझाने से बिफरी हुई मां शांत पड़ गई थी, लेकिन नरेंद्र उनकी बातों को सुनने के बाद अशांत हो गया था। जाने अनजाने में उसके अपने जन्म के साथ जुड़ा एक रहस्य भी उजागर हो गया था। अमली चाचा जो बतलाने में झक गया था, वह भी शायद इसी रहस्य से जुड़ा था। अब नरेंद्र की समझ में आने लगा था कि घर में रह रही वह औरत, जो कि अमली चाचा के अनुसार एक कुदेसन थी, दूर से क्यों उसको प्यार और हसरत की नजरों से देखती थी? क्यों जरा सा मौका मिलते ही वह उसको अपने सीने से चिपकाकर चूमती और रोती थी? वह उसको जन्म देने वाली उसकी असली मां थी। नरेंद्र बेचैन हो उठा। उसके कदम बरबस उस कोठरी की तरफ बढ़ चले जिसके अंदर जाने की इजाजत उसको कभी नहीं दी गई थी। उस कोठरी के अंदर वर्षों से बेजबान और मजबूर ममता कैद थी। उस ममता की मुक्ति का समय अब आ गया था। आखिर उसका बेटा अब किशोर से जवान हो गया था।